अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। हम इंस्पेक्टर इंग्लैंड रेवेन्यू की सिलेबस के मुताबिक प्रिपरेशन शुरू की है। इस तसलसल में आज हमारा 9वां लेक्चर है। हमने अपने लेक्चर्स को कुछ इस तरह ऑर्गेनाइज़ की है कि हम पहले लॉ को डिस्कस करेंगे, स्टैट्यूट पढ़ेंगे, उसके बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनको हम यानी उन पर एक 2-3 लेक्चर बनाएंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। और इसी के साथ साथ आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि ये लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर कोई अपनी तरफ से डोनेट करना चाहता है, हमारा इजी पैसा अकाउंट नंबर है 034972911634। स्क्रीन में भी आप लोगों को शो हो रहा है। पहले आप लोगों को एक मशवरा दूंगा कि कोई भी एमसीक्यूज़ का बुक आप इसके लिए ना लें, यानी ये जो हमारे पास सिलेबस है इसके लिए किसी भी एमसीक्यूज़ बुक को ना लें। मेरा आपको मशवरा है कि स्टैट्यूट डाउनलोड करें नेट से और वो पढ़ लें, वो काफ़ी है। इसके अलावा आपने अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, आप यूट्यूब में मेरे लेक्चर देखें या किसी दूसरे यानी ट्यूटर का लेक्चर देख लें या कहीं ट्यूशन ले लें, तो आप लोगों को यानी आसानी होगी। और आप लोग जब तक आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी, आप वहाँ कंफ्यूज होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे एमसीक्यूज़ बुक लेते हैं लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं होते। तो मेरा भी मशवरा ये है कि भाई आप लेक्चर्स को रेफ़र करें, स्टैट्यूट को रेफ़र करें, बजाय इसके आप किसी यानी कोई जो एमसीक्यूज़ टाइप कोई बुक है वो सारे फजूल है। तो चले जी, हम आज अपना पहला एमसीक्यूज़ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो मैं 100% तो नहीं कह सकता, 50% मैं ये कह सकता हूँ, इनमें से 2-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए जी, विच वाज द फर्स्ट लॉ एनेक्टेड इन सब कॉन्टिनेंट टू कलेक्ट रेवेन्यू। हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान में सबसे पहला रेवेन्यू एक्ट आया है जो 1922 में। तो हमारे पास है 3 लॉज हमें ऑप्शन दिए गए हैं: इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इनकम टैक्स एक्ट 1922, इनकम टैक्स लॉ 1940। 1940 में कोई ऐसी लॉ नहीं है इनकम टैक्स से रिलेटेड। 2001 तो आफ्टर ये सब कॉन्टिनेंट में तो ऐसा कोई लॉ नहीं है। तो माइंड को अप्लाई करेंगे तो इनकम टैक्स एक्ट 1922 ही वो लॉ था जो फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। When the Central Board of Revenue is established for the first time हमने पढ़ा था कि कोई एक ऐसा एग्जेक्टिव होना चाहिए था, इंतज़ामिया होना चाहिए था जो इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1922 को इन्फोर्स करे, यानी इस लॉ को इन्फोर्स करे, रेवेन्यू को कलेक्ट करे। इस सिलसिले में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया 1924 में जिसको कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट। तो हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है। तीसरे नंबर पे, विच एक्ट रिपील इनकम टैक्स एक्ट 1922। 1922 वाली जो एक्ट है ये कब तक पाकिस्तान में इन्फोर्स है? मैंने आप लोगों को हिस्ट्री में बताया था कि इनकम टैक्स एक्ट 1922 इन्फोर्स रहा विद सेवरल अमेंडमेंट के साथ टिल 1979, जब ज़ियाउल हक ने एक इनकम टैक्स के ज़रिए इसको रिपील किया। इनकम टैक्स एक्ट 92, विच एक्ट रिपील्ड द इनकम टैक्स एक्ट 1922? हमारे पास आंसर है द इनकम टैक्स एक्ट 1979। यहाँ पे आप लोग सही कर लें मेरे से, ये 1979 है न कि 1970। आप इसको दुरुस्त कर लें। द इनकम टैक्स एक्ट 1979 ने रिपील किया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या इनकम टैक्स एक्ट 1922 को। इसके गो अहेड, मनी रिलेटेड लॉज आर द मोस्ट कंजर्वेटिव लॉज, स्ट्रिक्ट लॉज, लिविंग लॉस। मैंने आपको बताया था मनी रिलेटेड जो लॉज होते हैं ये सालाना इसमें चेंजेस आती है, इसलिए इन लॉज को कहते हैं ये मोस्ट एडवांस प्रोग्रेसिव लॉ होते हैं, इसलिए इनको लिविंग स्टैट्यूट कहते हैं, लिविंग लॉज। विच लॉ मेड अनइफेक्टिव द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979? जाहिर सी बात है
1979 का जो लॉ है उसके प्रोविज़न कब अनइफेक्टिव हुए? सेल टैक्स एक्ट ने उनको अनइफेक्टिव किया, फेडरल एक्साइज टैक्स एक्ट 2005 ने किया, या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001? यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पर दोबारा गौर करें, विच लॉ मेड अनइफेक्टिव द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स कह रहा है, न कि सेल टैक्स एक्साइज टैक्स के बारे में पूछ रहा है। आपसे ये पूछ रहा है कि भाई किन लॉज ने अनइफेक्टिव किया इनकम टैक्स के प्रोविजंस, 1979 के प्रोविजंस। तो हमारे पास किसने किया? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ने अनइफेक्टिव किया। नेम द फर्स्ट फुल फ्लेज लॉ विच डील विद द इनकम टैक्स विच वाज एनेक्टेड बाय पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान ने पहला फुल फ्लेज लॉ कब लाया आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इनकम टैक्स से रिलेटेड हो? तो पाकिस्तान का सबसे पहला इनकम टैक्स लॉ वो आया था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979। ये एक ऑर्डिनेंस था, जनरल ज़ियाउल हक ने ये प्रोमोलगेट किया था। नेक्स्ट, द करंटली इन फोर्स लॉ विच डील विद द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2011 नहीं 2001 है, ये टाइपो है। व्हेन इन फोर्स बाय द फेडरल गवर्नमेंट, हमने इसकी कमेंसमेंट सेक्शन में हमने पढ़ा था कि फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को लागू करे। अब हमारे पास सवाल ये है कब इसको लागू किया गया? 1 जुलाई 2001, 1 जुलाई 2001 या 1 जून 2001, और इसी के साथ हमारे पास है 1 जुलाई 2002। तो ये इसकी हिस्ट्री में जाएं तो ये 1 जुलाई 2002 से ये लागू है, इन फोर्स है। ज़ाहिर एनेक्ट तो पहले हुआ है, 2001 में हुआ है, लेकिन इन फोर्स ये 1 जुलाई 2002 से है। मनी बिल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम आर बाय द नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रेसिडेंट, कैबिनेट। हमने पढ़ा था मनी बिल इज ओरिजिनेटेड ओनली एंड ओनली फ्रॉम नेशनल असेंबली। ये नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट होता है और फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट की असेंट इस पर हो जाती है। तो ये ओरिजिनेट होता है नेशनल असेंबली से। नंबर 9 की तरफ आते हैं। मनी बिल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नेशनल असेंबली बिकॉज दे आर मोर इन नंबर, बिकॉज द नेशनल असेंबली की जो तादाद है वो दे आर मोर इन नंबर। ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर इज़ फ्रॉम नेशनल असेंबली, दे आर द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। मैंने आप लोगों को उस लेक्चर में भी बताया था कि मनी बिल नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट होता है बिकॉज क्योंकि टैक्स इन्फोर्स करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? नेशनल असेंबली के मेंबरान के पास है। क्योंकि नेशनल असेंबली के जो मेंबरान होते हैं वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, डायरेक्ट नुमाइंदे होते हैं, इसलिए उनको ये इख्तियार दिया गया है। When Senate make recommendation in respect of a money bill, the National Assembly is bound to follow it. हमने पढ़ा था कि सेनेट मनी बिल में कोई मुदाखलत नहीं करता, वो सिर्फ इसकी कॉपी, मनी बिल की एक कॉपी सेनेट में जाती है। सेनेट अपना कोई रिकमेंडेशन भेज सकता है नेशनल असेंबली को, भाई ये चीज़ भी इसमें ऐड कर लें। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नेशनल असेंबली इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल द नेशनल असेंबली इज़ बाउंड टू फॉलो इट? अगर सेनेट कोई अपना सिफारिशात भेजता है नेशनल असेंबली को, क्या नेशनल असेंबली इस पर बाउंड है? तो सवाल ये है कि बाउंड नहीं है। ये स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। This statement is false. When Senate make recommendation in respect of money bill, the National Assembly is bound to follow it. No, National Assembly is not bound to follow it. तो ये statement गलत है। Number 11. Any bill which is passed from National Assembly and Senate, the President can return back to Parliament for reconsideration. हमने पढ़ा था कि कोई भी बिल जो National Assembly से ओरिजिनेट हो या सेनेट से हो, ये इन हाउसेस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट की फाइनल एसेंट होती है तो वो लॉ बन जाती है। और हमारे पास हमने पढ़ा था एनी बिल एक्सेप्ट मनी बिल, कोई भी बिल सिवाय मनी बिल के किसी भी बिल को प्रेसिडेंट वापस भेज सकता है।
यानी रिकन्सिडरेशन को कि भाई आप इस पे नज़रसानी करें, ये गलत है, इससे यानी पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन वो मनी बिल जब हो, बजट का कोई ऐसा बिल है बजट से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, तो उसको वो रिटर्न नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। एनी बिल यहाँ कहा गया है, एनी बिल विच इज़ पास फ्रॉम नेशनल असेंबली एंड सेनेट द प्रेजिडेंट कैन रिटर्न बैक टू पार्लियामेंट फॉर कंसिडरेशन। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, फॉल्स है। Under Article 77 of Pakistan Constitution 1973, tax is only levied on public by notification, circular, law. हमने पढ़ा था अंडर आर्टिकल 77 कि भाई जो टैक्स ओनली इन्फोर्स होगा पार्लियामेंट के ज़रिए, और पार्लियामेंट ओनली इन्फोर्स करेगा जब वो कोई बिल, लॉ पेश करे। इसके अलावा कोई भी टैक्स किस इनकम पर नहीं लग सकती। व्हेन सेंट्रल बोर्ड, नंबर 13, व्हेन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज एबॉलिश्ड। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कब एबॉलिश हुआ? ये 2007 में द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आया, एक्ट आया, तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एबॉलिश किया गया। नंबर 14, द करेंटली इन फंक्शन स्टैट्यूट द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट एनेक्टेड इन 2007। जब 2007 में ये FBR का जो एक्ट आया है, जो अभी इन फंक्शन है, इसने एबॉलिश किया यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट को या सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। इसी के साथ हमारे पास 15 नंबर है। 15 में हमें से पूछा जा रहा है हाउ मैनी सेक्शन आर देयर इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। हमारे पास 237 सेक्शन है। हाउ मैनी स्केजुअल आर देयर इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। हमारे पास पहले 12 थे, अभी 2021 का जो फाइनेंशियल बिल आया है, इसने इस स्केजुअल को बढ़ाया है, 2 और स्केजुअल ऐड हुए हैं, अभी 14 हुए हैं। सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डील्स विथ, यानी सेक्शन 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जिसके 75 तकरीबन सब सेक्शंस हैं। तो इसके ये डेफिनेशन से डील करता है, यानी मुख्तलिफ टर्म्स को डिफ़ाइन करता है। तो चलो जी, इसके अलावा हमारे पास 3 और ऐड करते हैं जो लिखे नहीं गए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे ही ज़ुबानी बोल देता हूँ। इस तरह हमसे पूछा जा रहा है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कैन नॉट ओवरराइड एनी अदर स्टैट्यूट रिगार्डिंग इनकम टैक्स ordinance cannot override any other statute। यानी इनकम टैक्स के ऑर्डिनेंस के जो प्रोविजंस हैं वो मनी से रिलेटेड किसी दूसरे लॉस को वो ओवरराइड नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, या पार्शियली ट्रू है, या नन ऑफ द अबव। देखो, हमने पढ़ा था सेक्शन 3 में, पढ़ा नहीं है बल्कि हम अभी पढ़ेंगे कि सेक्शन 3 हमें कह रहा है कि इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी लॉस हैं, दिस लॉ इनकम टैक्स इज सुप्रीम लॉ, दिस ओवरराइड, ये ओवरराइड करता है एनी अदर लॉ। तो ये स्टेटमेंट, यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कैन नॉट ओवरराइड एनी अदर लॉ, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट गलत है। इट ओवरराइड एनी अदर प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। इसके साथ हमारे पास 18 नंबर पे है, विच पर्सन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन के डेफिनेशन में से किस बंदे को एक्सक्लूड किए गए, किस बंदे को एक्सक्लूड किए गए? एसोसिएशन ऑफ पर्सन से खुसूसी तौर पर जो है किसको एक्सक्लूड किया? कंपनी को। कंपनी इज़ नॉट एन एसोसिएशन ऑफ person. Hindu undivided family is association of person. A partnership firm is association of person, but company is excluded from association of person. इसी तरह हमारे पास 20 है, federal governments falls in the definition of person but treat it as a company, an association of person or individual. फेडरल गवर्नमेंट को हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन क्लास में पर्सन डिक्लेयर किया गया है।
आया ये पर्सन यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अगर पर्सन है, ये एक इंडिविजुअल है या ये एक कंपनी है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। तो हमने पढ़ा था कि फेडरल गवर्नमेंट इज़ एन इंडिविजुअल फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इसको हम पर्सन डिक्लेयर करेंगे। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए, तब तो बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।